हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के वर्ष 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2017 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, पटेल एक्ट संबंधित है। ऑप्शन ए है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, बी है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, सी है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से, और डी है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो पहले का ऑप्शन सी सही उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, दूसरा है पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, सी है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, और डी है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो इसका ऑप्शन सी से उत्तर है, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बाकी सारे निगेटिव आंसर्स हैं। यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत से संबंधित है, मार्गदर्शन जो बच्चों को दे। तो ऑप्शन ए में है पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, नहीं पाठ्य पुस्तक पे नहीं, कार्य विधि पे, क्रिया विधि पर केंद्रित किया जाता है कि बच्चा करके सीखे। और बी है पाठ्यक्रम में कुछ उप विषयों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। कुछ क्यों, सभी विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। और सी तो सही ही है, ये सही है, विद्यालय से प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, सबसे उपयुक्त यही है। डी दिया है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना, गतिविधियों को तो सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए कक्षा में, तो इसलिए इसका जो सी ही है यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है 16 मार्च 1910 को, बी है 20 मार्च 1911 को, सी है 16 मार्च 1911 को, और डी है 20 अप्रैल 1910 को। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 16 मार्च 1911 को। चौथा प्रश्न है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी ने, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी है महात्मा गांधी ने, और डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो चौथे का ऑप्शन ए सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। ऑप्शन ए है हंटर आयोग से, बी है 1813 के आज्ञा पत्र से, सी है मैकाले के विवरण पत्र से, और डी है वुड के आदेश पत्र से। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, 1813 के आज्ञा पत्र से। अगला प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, बी है श्री एम.टी. व्यास, सी है श्री डी.एस. कोठारी, और डी है डॉक्टर ताराचंद। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, श्री डी.एस. कोठारी। अगला प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, बी है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 7वें का ऑप्शन बी सही उत्तर है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 8 है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था, कब से हुआ था। ऑप्शन ए है, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि जो दोबारा जो सभी स्कूलों में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ 4 अप्रैल 2022 को हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये पहले वाला पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान सबसे पहले शुरू हुआ था 2000 में। तो यहाँ ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये पहले वाला पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2001 दिया है, 2, 3, 4, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप याद रखिएगा 2000 में। अगली बार और जो पूछेगा तो हर बार गलत नहीं देता है, अगली बार जरूर एक ऑप्शन में 2000 होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ऑप्शन ए है केरल राज्य में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है राजस्थान में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, केरल राज्य में। प्रश्न संख्या 10 है, इसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बी है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और सी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, डी है 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। प्राथमिक शिक्षा
1 से जो 8 तक के बच्चे होते हैं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसका एडमिशन क्लास 1 में होता है। और ये जो पूर्व प्राथमिक है ना यहाँ पे, यानी प्राथमिक से पहले, तो जब बच्चा 3 का होता है तो उसका एडमिशन होता है नर्सरी में। और जब 4 का होता है तो वह LKG में जाता है। अब जब 5 का होता है, 5 साल का रहता है तो UKG में जाता है। तो यही जो 3 साल होते हैं, 3, 4, 5, नर्सरी, LKG, UKG पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। जब बच्चा 6 का हो जाता है तो उसका एडमिशन 1 में हो जाता है। और 1 से 8 तक पढ़ता है तो 6 साल का हुआ, और 8 तक जाने में तो 8 साल, ये 14 साल, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, जो कि 2009 में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। तो यही है इसका जो पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत जो बच्चे आएंगे वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 11, यशपाल समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 1990 में, बी है वर्ष 1991 में, सी है वर्ष 1992 में, और डी है वर्ष 1993 में। तो 11वें का ऑप्शन सी से उत्तर है वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, इन्होंने तो बुनियादी शिक्षा की बात कही। बी है जाकिर हुसैन, ये भी है। और डी है SK सिन्हा, ये भी है। इसका ऑप्शन सी है BG खेर, यही जो है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, ये तो है। बी है बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ये भी है। सी है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना। देखते हैं अगला ऑप्शन डी है कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये भी है। ये मतलब कि यह नहीं पूछा हुआ है, तो जो गलत आंसर होता है वही सही उत्तर होता है। तो पोषाहार वितरण योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन सी है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना। अपव्यय एवं अवरोधन किसे कहते हैं? अपव्यय उसे कहते हैं किसी कारणवश बच्चा जो अपने प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ देता है तो उसको अपव्यय कहते हैं। तो इसमें तो पोषाहार वितरण योजना से कोई मतलब नहीं है। और अवरोधन उसे कहते हैं जो अब बच्चा अपनी क्लास में बार बार फेल होता है, अनुत्तीर्ण होता है, उसको अवरोधन कहते हैं। तो इसमें पोषाहार वितरण योजना से कोई संबंध नहीं है। बाकी जो 3 है A, B और D, ये पोषाहार वितरण से ही इनके फायदे होते हैं। बच्चों का विद्यालय में ठहराव होता है और वो वृद्धि भी होती है, बच्चे एडमिशन भी कराते हैं, और कुपोषण से भी उनको राहत मिलती है। तो यही है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 14, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा, और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो 14वें का ऑप्शन सी सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया कब? इसका ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, बी है 1975 ईस्वी में, सी है 1976 ईस्वी में, और डी है 1980 ईस्वी में। तो 15वें का ऑप्शन सी सही उत्तर है 1976 ईस्वी में। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न 16 से 30 तक पूछे जाते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, जिनका आंसर 30 शब्दों में लिखना रहता है। तो पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? यहाँ पे उद्देश्य पूछा है, तो इसका आंसर लिखेंगे कलकत्ता मदरसा। आप हेडिंग लेके लिख सकते हैं इसमें। कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। तो यहाँ पे उद्देश्य पूछा था, तो केवल उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना। बाकी इससे कलकत्ता मदरसा से संबंधित उसकी स्थापना पूछा हुआ है कि किसने किया था और कब किया था। तो बहुविकल्पी में आया हुआ है कब हुआ था और किसने किया था, ये अति लघुत्तरी में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स और 1781 याद रखेंगे आप। इसके बाद दूसरा जो है बनारस संस्कृत कॉलेज, हेडिंग लिखेंगे, यह भी कॉलेज तक हेडिंग रहेगा यहाँ तक। तो इसमें लिखेंगे इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना तथा न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। तो ये उद्देश्य हो जाएगा। बाकी जो इसमें लिखा हुआ है 1791 में इसकी स्थापना हुई और जोनाथन डंकन ने की थी, ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है अलग अलग। 1700 कब और किसने की थी बनारस
कलकत्ता का भी पूछा है और बनारस संस्कृत कॉलेज का भी पूछा है। तो इन दोनों में आप इसका स्थापना दिवस, स्थापना वर्ष और उनके जो किसने स्थापना किया था, वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता, और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। ये दोनों आप याद रखेंगे, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर लिखेंगे, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर निम्न दूरगामी प्रभाव पड़ा। पहला है, मैकाले की शिक्षा नीति से प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। इसके बाद दूसरा है, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चार्ल्स वुड के सिफारिश या सुझाव। इसमें पहला है, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। दूसरा, विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। और तीसरा है, सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। प्रश्न संख्या 19 है, इसके बाद प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसमें आप लिखेंगे, अपव्यय प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं, अर्थात बीच में ही विद्यालय छोड़ देना, यानी किसी भी कारणवश बच्चे का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बीच में विद्यालय छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। अव्यय हो गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये अपव्यय होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, अपव्यय। और अगला है अवरोधन। अवरोधन से तात्पर्य रुकावट। जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है तो उसे अवरोधन में सम्मिलित किया जाता है, यानी एक ही क्लास में बार बार अनुत्तीर्ण होना अवरोधन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम होता है। हिंदी में और इंग्लिश में होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। प्रश्न संख्या 21 है, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। इसका उत्तर लिखेंगे, एसओपीटी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। प्रश्न संख्या 22 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य, पहला है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना। और दूसरा है बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। तीसरा है नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। उत्तर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा आ गया, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम किया जाता है या क्रियाकलाप का आयोजन किया जाता है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। देखिए, आप किसी भी प्रश्न में अगर जो आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं आ रहा है, उसके बारे में नहीं आ रहा है, तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं। कोई भी प्रश्न दिया हो, कुछ भी पूछ रहा हो, तो आगे वो पूरा प्रश्न लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए कि निम्नलिखित है या निम्न क्रियाकलापों का या फिर निम्नलिखित है। ऐसे आप 1 लाइन या 1.5 लाइन ऊपर तो ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें पहला लिखेंगे, रोचक मनोरंजक कहानी, गीत तथा उद्देश्यपूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतें व नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। और दूसरा, इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुख और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा
कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से पहला है स्कूलों का निर्माण और सुधार। इसमें लिखेंगे नए स्कूलों का निर्माण, मौजूदा स्कूलों का जीर्णोद्धार और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करना। दूसरा हेडिंग लिखेंगे इसमें शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों की भर्ती और उनके व्यापक प्रशिक्षण पर जोर देना। और तीसरा है पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम को समय की मांग के अनुरूप बनाना और इसे अधिक व्यवहारिक बनाना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? इसका उत्तर लिखेंगे, विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। डायट संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श तथा फर्स्ट जनरेशन लर्नर के उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई निम्नलिखित है, जिसमें पहला है प्राथमिक स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव, दूसरा है शिक्षकों का अभाव, तीसरा है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता और चौथा है अपव्यय एवं अवरोधन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, दूसरा है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, तीसरा है वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। प्रश्न संख्या 29 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। दूसरा है संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। और तीसरा है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यानी लक्ष्य उसका जो संपूर्ण साक्षरता मिशन है, केवल नामांकन करना ही उनका उद्देश्य नहीं है, उनको साक्षर बनाना और सबको न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुंचाना उसका उद्देश्य है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो उत्तर लिखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करता है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न 31 से 40 तक पूछे जाते हैं, जिसका जो आंसर 50 शब्दों में देना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहला लघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए। यहाँ पे नीचे है किए गए। इसमें पहला जो प्रयास है, बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। दूसरा, कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित की जाए। और तीसरा है, उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा, बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? इसका आंसर लिखेंगे, न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है जो निम्नलिखित है। देखिए, कहने का अर्थ है कि न्यूनतम अधिगम स्तर है एक निश्चित कोई एक सीमा है कि जिस भी क्लास के लिए या फिर कोई भी बच्चा है वहाँ तक तो कम से कम सीख ले। जैसे वो साक्षर हो जाएगा, थोड़ी बहुत उस विषय की समझ हो जाएगी, तो न्यूनतम अधिगम स्तर है कम से कम उतना सीखना जितना उसके लिए जरूरी है। और इसमें है पूछा हुआ था कि अवधारणा स्पष्ट करने के बाद यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे कि न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है अपव्यय एवं अवरोधन, और दूसरा है छात्रों के स्तर में अंतर, और तीसरा है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। प्रश्न संख्या 33 है, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। इसका उत्तर लिखेंगे, शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के सुझाव। पहला है, पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किलोग्राम से के लगभग है, यानी 4 किलोग्राम के लगभग है, उससे कम किया जाना चाहिए, उनका सुझाव था। दूसरा है, हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम हैं, यानी उनको बस पढ़ाते हैं या फिर लिखवाते हैं लेकिन उनको समझाया कम जाता है, तो ये भी एक कमी है, इनको दूर किया जाना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया। और तीसरा है, हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। इसका अर्थ है कि भौतिक बोझ ही नहीं है, भौतिक बोझ मतलब केवल बस्ते का बोझ नहीं है, उनका मानसिक बोझ भी है उन पे, जिनका उसका असर बच्चों पे पड़ता है। इसके बाद इनका सुझाव, चौथा सुझाव था, बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन, कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है, यानी अवकाश में भी उनको गृह कार्य ज़्यादा दे दिया जाता है, उसमें ट्यूशन करने चले जाते हैं, कोचिंग करने चले जाते हैं बच्चे, यानी उनको खेलने कूदने का समय नहीं मिलता है। उनको बच्चों को थोड़ा सा समय भी दिया जाना चाहिए, उनको अवकाश दिया जाना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करने, उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना और साथ मानव के हृदय व उसकी आत्म का उन्नयन करना। यहाँ तक है, यहाँ तक ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, सन 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई शिक्षा प्रदान की। इसका उत्तर लिखेंगे, वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, निस्पंदन सिद्धांत क्या है, या इसी को निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं, छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको लॉर्ड मैकाले ने दिया था। तो इसका आंसर देखते हैं, व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था, उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है। 1937 में लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः छन कर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी लॉर्ड मैकाले ने कहा कि उच्च वर्ग के यानी उच्च जाति के लोगों को शिक्षा केवल दी जाए जो संपन्न है, और उनसे शिक्षा छन कर धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसी को निस्यंदन या निस्पंदन या छनाई का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव, जिसमें पहला सुझाव है 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व। दूसरा है शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। तीसरा है बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। और चौथा है विद्यालयों में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 38, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वही है प्राथमिक शिक्षा से पहले, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चे, नर्सरी, LKG, UKG वाले, तो वो पूर्व प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी शिक्षा में कुछ समस्याओं को बताना है। तो लिखेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं। पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, और दूसरा है स्नेह रहित शिक्षक, यानी छोटे बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है, स्नेह से पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत रहती है, बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे सारे शिक्षक वैसे नहीं करते हैं, कुछ ही शिक्षक है जो स्नेहपूर्ण पढ़ाते हैं। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। चौथा है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। और पाँचवा है उद्देश्यों की अस्पष्टता। छठवां है दोषपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था। और सातवां है अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। ये सब समस्याएं हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सिखाते। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से अर्थ है कि चाहे वो बच्चा या कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, गोरा काला, ऊंच नीच, इन सबको बिना भेद किए हुए सबको शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना निम्नलिखित है। इसमें पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, और दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए, उनको यानी रटने पे ध्यान न दिया जाए, यानी रटना न सिखाया जाए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको वो समझें। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। चौथा है प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा यानी वो क्षेत्रीय भाषा जो भी है उसी में उसको प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और पांचवा है प्रत्येक बच्चे की परिवेशी विशिष्टता एवं अनुभव की मान्यता हो। और छठवां है बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, यानी बच्चों को क्रियाशील बनाना, क्रिया विधि द्वारा सीखने पर, उनके कुछ करके सीखने पर बल देना। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।